बात कर रहे थे सिटी प्रेसिडेंट, हाँ इनको नहीं, इनके बाप को भी जवाब दे सकते हैं हम, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समझता हूँ सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है, उनके चूड़ियाँ अभी तक कांग्रेसों के हाथों में से नहीं उतरे हैं। कर्नाटक ये भारत कांग्रेस और जब्बार साहब के बाप की जागीर नहीं है। ये अपने आप को सेकुलर कहने वाले और अपने आप को मर्द कहने वाले ये नामर्द लोग कहाँ पर थे? कनीज फातिमा के खिलाफ जो कांग्रेस की सोच है, इनको मर्द होना कहते, तो मैं पूछना चाहता हूँ लॉकडाउन में वो मर्द कहाँ थे जो कनीज फातिमा सबसे पहले निकले थे मैदान में? सबसे पहले बताना चाहता हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब और तमाम कांग्रेसियों को, जब बीदर में एनआरसी सीए के टाइम पर कांग्रेस में जितने लोग हैं वो जानवर है, और उन्होंने खुद भी जो है ना अपने आप को जानवर बता रहे हैं, इसका जवाब तो खुद कांग्रेस ही देना चाहिए। 4 से 5 हज़ार रुपये ब्रोकर ले रहे हैं, ये ब्रोकरों को रोजगार पर लगा दिया एमएलए साहब। ऑफिसर्स के ऊपर ग्रिप नहीं है, उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। कमजोर एमएलए कहना चाह रहा है। बिल्कुल समझ ले सकते हैं आप। डेवलप हो गया, डेवलपमेंट पूरा हो गया बिदर में। देखिए रोड और नाली बनाना रूटीन वर्क है। रोड बनाए आप 2-4 साल के बाद खराब होंगे, नालियाँ बनाए आप 10 साल के बाद डैमेज होंगे। हॉस्पिटल की हालत देखिए आप, हाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद आप जो बेड रखे हुए हैं हॉल में, हॉस्पिटल के सेक्शनों में जो हॉल में जो बेड रखे हुए हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको अगर आप सर्जिकल मास्क लगा कर लेकर गए तो आपको इतनी गंदगी आएगी, मजबूरन आपको अपने जेब से जो है ना दस्ती निकाल कर नाक को लगाना पड़ेगा। तो सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब कमेंट किए, कर्नाटक में 7 एमएलए, मजलिस है तो 7 भी नहीं रहते। मजलिस और असद साहब आए तो यहाँ 7 भी नहीं रहते बोल रहे हैं। क्या मैं मेरी जबान अगर हैदराबादी हो जाएंगी तो लोगों की नींदें हराम हो जाती। ये अपने आप को जो मर्द होना बोल रहे हैं ना, असेंबली में आवाज़ उठाने देते यही मर्दों को। तेलंगाना असेंबली में हमारे पार्टी का जब एक एमएलए ठहर कर बात करता है तो सीएम को भी सुनना पड़ता है। यहाँ पर जो कांग्रेसी अपने आप को मर्द का एमएलए होना बोल रहे ना, इनको जो है ना इनके ऊपर दूसरे मर्दा हैं उनको बिठा देते हैं। सर अभी आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? सर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि बीदर सिटी प्रेसिडेंट कांग्रेस के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कुछ कमेंट्स करें। वैसे उन लोगों की जितनी सोच है वो सोच के हिसाब से बोले कि हैदराबाद की पार्टी नहीं है जो बीदर में आकर सेकुलरिज्म ख़त्म करेंगे बोलकर। तो उसके बारे में मैं बीदर सिटी प्रेसिडेंट और तमाम कांग्रेसियों को ये बोलना चाहूँगा, आली जनाब हलाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे भारत के वो वाहिद रुकने पार्लिमान हैं जो दलितों, मुसलमानों, बैकवर्ड और आदिवासियों और उससे हटकर भी जो यहाँ पर भारत में कास्ट के लोग रहते हैं उनके ऊपर नाइंसाफ़ी होती तो सबसे पहले आवाज़ उठती है तो आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। तो मैं जिस तरीके से मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहे कि हम सेकुलरिज्म वाली पार्टी है और सेकुलर है, हम हैदराबाद की पार्टी नहीं है जो भड़काऊ भाषण देकर चले जाएं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब और तमाम कांग्रेसियों को, जब बीदर में एनआरसी सीए के टाइम पर बीदर के एक बड़े एजुकेशन सेंटर में एक प्रोग्राम के टाइम पर स्कूल की टीचर और स्टूडेंट के वालिदा को सिटीजन चार्जेस लगाकर जब जेल भेज दिया गया था, ये अपने आप को सेकुलर कहने वाले और अपने आप को मर्द कहने वाले ये नामर्द लोग कहाँ पर थे? वही मेरी पार्टी के सदर आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दिल्ली में पार्लियामेंट में बजट का जो मीटिंग था सेशन छोड़कर जो है ना बीदर पहुँचे। तो इससे जाहिर हो जाता है कि सेकुलरिज्म किस में ज़्यादा है। तो मैं कांग्रेसियों को ये बताना चाहता हूँ, आज पूरे भारत में बीजेपी जो सत्ता में आ रही है और कम्युनल फोर्सेस जो सबसे बड़ी कम्युनल फोर्स तो जो है ना पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, तो बीजेपी आज जो सत्ता में है ये कांग्रेस की देन है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकुलरिज्म किस में ज़िंदा है। और रही बात सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं लोग, इनकी जो है ना टीआरपी पब्लिक में बढ़ना बोलकर, लेकिन कांग्रेस की टीआरपी हमेशा जो है ना डाउन होते जा रही है। तो मैं यही जवाब देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ सर। मैं सर गुलबर्गा में भी एक ऐसा इंटरव्यू देखा गया जो कि जब्बार साहब एमएलसी है और कांग्रेस के मिनॉरिटी के स्टेट के चेयरमैन हैं,
उन्होंने इंटरव्यू में जो कह रहे थे, वहां पर मीटिंग एक थी, MIM के ऊपर कुछ इल्जामात लग रहे थे कि वहां भी यही बोला गया है कि कई बयानात ऐसे कर्नाटक में आकर देते हैं और चले जाते हैं, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले हम हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहूँगा, कर्नाटक या भारत कांग्रेस और जब्बार साहब के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि MIM आकर जो है ना यहाँ पर भाषण देकर चले जाते हैं और यूपी में जो है ना MIM को यूपी वाले सबक सिखाए। मैं जब्बार साहब और कांग्रेस को ये कहना चाहूँगा कि यूपी में तुम क्या तीर मार लिए। गुज़िश्ता 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम पर वही यूपी से आपके पार्टी के लीडर जो साबिका नेशनल प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, राहुल गांधी, यूपी छोड़कर जो है ना वायनाड चले गए थे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, जो जब्बार साहब कह रहे हैं बिहार में आप क्या करें, यूपी में कितने सीट लेकर आए, गुजरात में कितने सीट लेकर आए, कर्नाटक में आपको जनता दल के साथ मिलकर सत्ता में आने का मौका मिला था। आप ही के पार्टी के 15-16 MLA जो है ना बीजेपी में इस तरह बिकते हैं जिस तरह मंडी लगती है। मध्य प्रदेश सामने है, गोवा सामने है, भारत के ऐसे कुछ स्टेट है जहां पर MP और MLA कसीर तादाद में कांग्रेस के बीजेपी में बिकते हैं। तो पहले अपने पार्टी के लीडर्स को संभालिए। और रही बात ये माइनॉरिटीज़ के, कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर पहले तवज्जो दीजिए। सबसे पहले बच्चों का स्कॉलरशिप बंद हो गया, माइनॉरिटीज़ के जितने बच्चे हैं जिसमें मुसलमान भी आते हैं, अदर कास्ट के लोग भी आते हैं। शादी भाग्य स्कीम बंद हो गई। जितने माइनॉरिटीज़ के ऊपर स्कीम्स बंद हुए और महंगाई चल रही है, इसके ऊपर कोई तवज्जो ना माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की है ना स्टेट के जो है ना जनरल प्रेसिडेंट की है। ये लोग सिर्फ अपने दिल्ली तक अपने आकाओं को खुश करने के लिए मजलिस के खिलाफ बयान देते हैं। अब रही बात जब्बार साहब तब कहाँ थे जब पूरे कर्नाटक में NRC CA के टाइम पर हंगामा हो रहा था। जब्बार साहब तब कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक का मामला था। जब्बार साहब तब कहाँ थे जब हमारी बेटियों को हिजाब के लिए रोका जा रहा था। तो मैं यही जब्बार साहब को यही जवाब देना चाहूँगा, आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस को और अदर जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा के लिए तैयार है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाला असेंबली इलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर कॉन्टेस्ट करेगी। सर, जब्बार साहब के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे। जब जब्बार साहब बीदर आए थे, बीदर MLA रहीम खान साहब की ऑफिस पर, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया था माइनॉरिटी के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है। तो उन्होंने खुले तौर पर ये कह दिए कि सेंट्रल में और स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? अगर पार्टी रहती तो हम हर चीज स्टार्ट कराते थे और जो पैसे आ रहे थे वो हम फिर से देना स्टार्ट करते थे। आने वाले असेंबली इलेक्शन के बाद हम अगर फिर से सत्ता में आएंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात, भारत में मुसलमान किसी के रहमो करम पर नहीं है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जब इनकी सत्ता थी 2 मरतबा UPA हुकूमत रही, स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत रही, तो ये लोग जो है ना बहुत कुछ कर सकते थे। अब रही बात माइनॉरिटीज़ के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहली बात 2018 असेंबली इलेक्शन में 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान सिर्फ 6 जीत कर जाते हैं कांग्रेस से 224 असेंबली में। आज पिछले 25 से 30 साल होने को आ रहा है, कर्नाटक में एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं गया। ये लोग हमको सियासी गुलाम बनाकर रखना चाह रहे हैं। क्यों हमको भीख देना चाह रहे हैं भाई? हम असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, ऐवानों में पहुंचकर जितने माइनॉरिटी है उनके ऊपर जो स्कीम बन के जा रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, हम खुद आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि ये गुलामों में तो आवाज़ उठाने का दम नहीं रहा, ना कांग्रेस में रहा, ना अदर के जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं उनमें वो हिम्मत ही नहीं रही। हम देख चुके हैं, पूरा भारत देखा है, ट्रिपल तलाक के टाइम पर कौन सी पार्टी के लोग जो है ना एब्सेंट रहे हैं। हमको ये स्कीम वो स्कीम बोलकर जो है ना लॉलीपॉप पिछले जो है ना 75 साल से कांग्रेस देते आ रही है। इसका जवाब जो है ना इसी छोटे अल्फाज में मिल जाता है कि हमको सियासत से दूर रखकर, हमको गुलाम बनाकर, हमको भिखारी बनाने का जो कांग्रेस और अदर पार्टियों का जो ख्वाब है, इंशाल्लाह आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट में इनका ख्वाब खाबी रहेगा। बिदर साउथ के जो XMLA है उन्होंने कहा है कि बिदर साउथ में मंदिर और मस्जिद में शराब बिकती है, इस पे आपका बयान? देखिए, उनके बयान में उन्होंने अपना ये बता दिए। देखिए, अपने पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गली के कुत्ते बता दिए और अपने आप को जो है ना जर्मन शेपर्ड बताया। तो इसका जवाब यही है
जो लोग अपने आप को जानवर समझते हैं उनकी ज़बान से जो है ना ऐसे अल्फाज निकलते हैं। इबादतगाह तो बहुत ऊंचा मुकाम है, आम लोगों के बारे में भी इनकी जो है ना घटिया सोच होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब एक्स एमएलए बिदर साउथ के जो कांग्रेस के अब वो एक लीडर हैं, तो कांग्रेसी जो है ना क्या अपने आप को अपने पार्टी के लोगों को कह रहे हैं गली के कुत्ते, और अपने आप को भी जो है ना ये बता रहे हैं कि जर्मन शेपर्ड, यानी कि जर्मन शेपर्ड भी मेरी और आपकी नज़र में कुत्ते को ही कहा जाता है, एक नस्ल है वो। तो ये साबित कर रहे हैं कि जो है ना कांग्रेस में जितने लोग हैं वो जानवर है, और उन्होंने खुद भी जो है ना अपने आप को जानवर बता रहे हैं। इसका जवाब तो खुद कांग्रेस ही देना चाहिए। क्यों कि एक इबादतगाह के बारे में नहीं बोले उन्होंने, तमाम इबादतगाहों के बारे में बोले। अगर यही बयान किसी एक आम आदमी देता, कोई और पॉलिटिकल पार्टी से देता, तो जो है ना तमाम लोग एक हंगामा खड़ा कर देते थे। तो सोचने वाली बात है, जो जिनकी जानवरों जैसे हरकत है वो जानवरों जैसे अल्फाज बोलेंगे। कांग्रेस की खामोशी पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो देखिए सर हमेशा खामोश रहती है, चाहे वो फसाद हो चाहे महंगाई हो। साहब कांग्रेस को क्या बोलेंगे? जब यूपीए 2 चल रहा था, बीजेपी की एक लेडी ब्रिगेड लीडर खाली पेट्रोल और गैस पे जो है ना 2-2 रुपये बढ़ गए तो रोड पर थी, चूड़ियाँ पहना रही थी। तो मैं समझता हूँ सुषमा स्वराज जी जो मरहूम हैं, उनके चूड़ियाँ अभी तक कांग्रेसों के हाथों में से नहीं उतरे हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि जो आंदोलन कम से कम कुछ चीज़ें अच्छी जो है ना किसी से भी सीख सकते थे। बीजेपी से एक अच्छी चीज़ कांग्रेस को सीखने ये मिलती थी कि आंदोलन पर उतरे पूरे भारत भर में, वो कांग्रेस नहीं कर सकी। इसलिए जो है ना कांग्रेस हर जगह पिट रही है। शशि सल्ली जो एक काउंसलर है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि एमएलए साहब डेवलपमेंट के नाम पे रात में चोरों की तरह अपने चमचों को लेकर जाते हैं और अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में देखिए, मैं 1 to 1 बोलने वाला आदमी हूँ। इस बारे में यही कहूँगा, रात में जो काम हो रहे हैं वो आवाम को तकलीफ़ ना हो इसलिए काम हो रहे होंगे, डस्ट वगैरह मशीनों से। अब रही बात बीदर एमएलए साहब की, बीदर एमएलए साहब ये बोले जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एमएलए साहब जो 70 साल में काम नहीं हुआ। लेकिन 70 सालों में ये होता था, कोई ऑफिस में करप्शन नहीं था, एक आम आदमी जाकर काम कर ले सकता था। देखिए रोड और नाली अगर एमएलए का काम हो तो वो ऑफिसों में जहाँ पर रिश्वत चल रही है, जो ऑफिसों में आम आवाम का काम रुक रहा है, चाहे माइनॉरिटी ऑफिस हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, चाहे म्यूनसिपल ऑफिस हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस हो, जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिस आते हैं, वहाँ पर आम आवाम को हरासमेंट किया जा रहा है। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक नुमाइंदा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है ना अवाम मुझे चुनकर म्यूनसिपल ऐवान में भेजी है। तो मेरे ताल्लुकात सियासी तौर पर एमएलए साहब से रहते हैं, कुछ बजट के लिए रहते हैं, कोई जो है ना ऑफिस वर्क के लिए रहते हैं। अवाम मेरे पास भी आती है, एमएलए साहब से बात करो बोलकर। अभी देखिए हम माइनॉरिटीज़, मुसलमान भी माइनॉरिटी में आते हैं, मुसलमानों में भी जो है ना कुछ ऐसे तबके हैं जो कैटेगरी 1 में आते हैं। जिस तरह से बुश खसाबान, हमारे खुरिज बिरादरी और लद्दाफ और कुछ ऐसे ही हैं जिनको कैटेगरी 1 सर्टिफिकेट की सख्त ज़रूरत है, जिनके बच्चों को स्कूल से और दूसरे जो है ना कामों के लिए सहूलतें मिलती हैं, जैसा कि स्कॉलरशिप के लिए सहूलत मिलती है और फीस जो भरना है उसमें 60% और 70% कम होता है। तो कैटेगरी 1 सर्टिफिकेट के लिए एक आम आदमी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता है। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, जबकि खुद तहसील ऑफिस के जो है ना तालुका लेवल पर जितने ऑफिस आते हैं सब एमएलए साहब की सरपरस्ती में होते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है। तो वहाँ पर जब जाते हैं साहब, एक आम आदमी ऑनलाइन अगर करके एप्लीकेशन डालता है तो 4-4 मरतबा डालने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से एमएलए साहब से एमएलए साहब को ये बोला है कि आप तहसील ऑफिस के ऊपर तरफ जाइए, जाकर जो है ना तहसीलदार, गिरदावर, तलाटी और जितने लोग हैं उनका एक मीटिंग लेकर ये हरासमेंट करना बंद करिए। देखिए भारत में बेरोज़गारी बहुत है, लेकिन बीदर में रहीम खान साहब रोज़गार पे लगा दिए लोगों को। क्या रोज़गार पे लगे? ब्रोकरों की चांदी हो रही है यहाँ पर। आज मैं एक बाइसियत एक भारतीय मुसलमान, मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। वो कम्युनिटी के करीब एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्रोकर 4 से 5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ये आपको मैं प्रूफ देता हूँ, 4 से 5 हज़ार रुपये ब्रोकर ले रहे हैं। ये ब्रोकरों को रोज़गार पे लगा दिया एमएलए साहब। देखिए आज महंगाई उरूज पर है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरी बिरादरी के लोग आते हैं बुसखसाबान, हर साल कम से कम एक 50 से 60 बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए।
इसलिए चाहिए कि हुकूमत की तरफ से जो बेनिफिट मिलता है वो सर्टिफिकेट से महरूम रहें। गरीब लोग जो 500-400 में कोई गोश्त की दुकान पे, कोई तरकारी की दुकान पे, कोई मैकेनिक कहीं पर काम करते हैं, उनको 500-600 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है। वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने में जो बच्चों का पेड़ भर के, बच्चों को फीसा भर के जो पैसे बचते हैं ब्रोकरों को देना पड़ रहा। कॉन्स्टेंसी में हमारे एमएलए साहब जब भी आते हैं 5 इलेक्शन में खामोशी से वोट डालें। क्या मेरी आवाम ये सोच कर वोट डाली कि एमएलए साहब को वोट डालकर एमएलए बनाने के बाद फिर रुश्वत देकर हमको काम कराना है? नहीं, बीदर और मेरे वार्ड की अवाम ये सोच कर वोट डाली एमएलए साहब जीतेंगे, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी तमाम लोगों का काम ईमानदारी से करेंगे बोलकर। मैं ये उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनकी जो ऑफिसर्स के ऊपर ग्रिप नहीं है उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। कमजोर एमएलए कहना चाह रहा है। बिल्कुल समझ ले सकते हैं आप। अभी देखिए गुज़िश्ता 15 डेज पहले बीदर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल में एमएलए साहब का दौरा हुआ। एमएलए साहब कमिश्नर और पूरे स्टाफ को बिठाकर एक मीटिंग लिए। वहाँ पर हमारे उनकी पार्टी के हमारे साथी काउंसलर जो थे मौजूद थे। ये बोले कि मैं पूरे 35 वार्डों का दौरा करूँगा और ऑफिसर्स को बोले जो जो वार्ड में जो मसाइल है हल करो। साहब सबसे पहले वार्ड नंबर 1 का मसाइल हल करो बोले। आज 15 दिन हो गया, आज तक कोई ऑफिसर वार्ड नंबर 1 में विजिट कराना एमएलए साहब करें। एमएलए साहब की बात को सीरियस नहीं लेते कहते? नहीं, मैं ऑफिस में खुद बोला, जब कमिश्नर बैठे हुए थे, एमएलए साहब और पूरे लोग बैठे हुए थे, मैं बोला साहब आपकी बात को सीरियस ही नहीं लेते ऑफिसर, सीरियस ही नहीं लेते ऑफिसर। तो ये सेकुलर एमएलए की निशानी है कि एमएलए साहब बोलते जाएंगे, हम खामोश बैठते जाएंगे। 100 मसाइल शहर में और ख़ासकर दलित और मुसलमानों के बहुमूल इलाकों में सफाई के लिए और पानी के लिए नाइंसाफ़ी की जाती है। सब ये बात आया है। और एक सवाल ये पूछना था, शशि उसरली का एक और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि कहाँ पे भी तरक्की का काम हो रहा, रोड बन रही, ड्रेन बन रहा, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं और पहुँच के सारा क्रेडिट खुद खा जाते हैं एमएलए साहब। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए शशि उसरली साहब जो है ना, हमारे एक साथी काउंसलर हैं जी, उन्होंने अपनी एक पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। मैं उनका कोई पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा, बीदर एमएलए जितना भी वर्क होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आने दो, चाहे एमपी साहब सेंट्रल से लाने दो, जो उनका क्षेत्र है असेंबली एरिया, उसमें एमएलए साहब ही ठहर कर जो है ना काम कराते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई शशि उसरली साहब की या कांग्रेस या बीजेपी की नुमाइंदगी करने या उनके पक्ष लेने के लिए नहीं डरा हूँ मैं मेरी पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए थे वो इल्ज़ामों का जो है ना जवाब देने आया हूँ। अभी तो वक्त शुरू हुआ है। मेरे पार्टी के सदर जब बोलेंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से करना है, तो मजलिस जो है ना, लोग ये कह रहे हैं कि मजलिस खामोश है, एमएलए से मिली भी है। हाँ, आप पे भी इल्ज़ाम है? मेरे पे भी इल्ज़ाम ये बार बार आता है कि सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि मजलिस एमएलए से मिली भी है। देखिए मुकामी एमएलए है, मैं यहाँ से दूसरी मरतबा मेरी आवाम चुनकर भेजी है और मैं मेरी वार्ड का जो भरोसा था, इंशाअल्लाह मैं सत्ता में जब तक रहूँ और सत्ता के बाद भी मैं मजलिस से जुड़ा हुआ रहूँगा और मेरी अवाम के भरोसे को कहीं पर भी टूटने या झुकने नहीं दूंगा। मेरे ताल्लुकात सियासी तौर पर है, कोई जो है ना कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी के ताल्लुक से, कोई लीडर से मेरे ताल्लुकात नहीं है। मेरे ताल्लुकात सियासी तौर पर इस वजह से उन्हें बीदर एमएलए है। अवामी मसाइल, मैं बीदर वार्ड नंबर 1 से तो सुना गया हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बीदर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल बोलकर मुझे सर्टिफिकेट दी। शहर में जो भी अवाम मेरे पास आते हैं, चाहे वो एमएलए साहब के पास काम हो, एमपी साहब के पास काम हो, यहाँ से बीदर के लोग और बीदर के अतराफ के लोग हैदराबाद जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना मैं फ़ोन कर मेरी पार्टी के एमएलए से, मेरे पार्टी के कॉर्पोरेटर से कई मरतबा आपके चैनल्स पे आया है, दूसरे चैनल्स पे आया है। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना अवाम का काम लिया है और काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यही नहीं है कि एमएलए साहब सिर्फ रोड बनाना, नालियाँ बनाए, नहीं, 100 मसाइल अवाम के हैं। तो अवाम ये चाहती है अवाम के मसाइल पे एमएलए ठहरे वहाँ पर। एमएलए बिदर डेवलप हो गया, डेवलपमेंट पूरा हो गया बिदर में। देखिए रोड और नाली बनाना रूटीन वर्क है। रोड बनाए आप 2-4 साल के बाद ख़राब होंगे, नालियाँ बनाए आप 10 साल के बाद डैमेज होंगे, लेकिन जो अवाम का बुनियादी हक मिलना है, ऑफिशियल वर्क, हॉस्पिटल की हालत देखिए आप। हाँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद आप जो बेड रखे हुए हैं हॉल में, हॉस्पिटल के सेक्शनों में जो हॉल में जो बेड रखे हुए हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको अगर आप सर्जिकल मास्क लगा कर लेकर गए तो आपको इतनी गंदगी आएगी, मजबूरन आपको अपने जेब से जो है ना दस्ती निकाल कर नाक को लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर बाथरूमों की गंदगी उतनी है। कई मरतबा आपका चैनल, कई चैनल जो है ना विजिट किए, हम खुद भी विजिट किए वहाँ पर। देखिए जहाँ पर अच्छा आदमी, बीमार आदमी जाकर अच्छा होना है, अच्छा आदमी और साथ में अटेंडर रहकर बीमार हो जाता है,
हॉस्पिटल के स्टाफ से ये पता चला स्टाफ कम है, जिम्मेदार इसके कौन होते हैं? आज ये लोग ये बता रहे हैं कि स्टेट में और सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है। हॉस्पिटल का आप तो ऐसा चीखते हैं, मैं उतने 100 करोड़ उतने 1000 करोड़ लगा के जो है ना हॉस्पिटल बना दिए। हम सलाम करते हैं आपके हॉस्पिटल बनाने को, बिदर शहर के ऊपर आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन वही हॉस्पिटल में कोई भूल भी गए हैं, कोई इमरजेंसी पेशेंट जो सीरियस है, क्या इलाज होता है यहाँ ब्रिम्स में? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, हाँ, क्या इलाज होता है आपके हॉस्पिटल में? या तो आपको गुलबर्गा भेजना पड़ता है, या शोलापुर महाराष्ट्र भेजना पड़ता है, या हैदराबाद भेजना पड़ता है। तो उतनी बड़ी बिल्डिंग, उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना के अवाम को क्या फायदा हुआ? आज एजुकेशन, हाँ, बीदर में पूरे तालुका लेवल पर सबसे ज़्यादा स्कूल आते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और शहर बीदर में इतने एडल्ट स्कूल है। अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज आता है, जो मैं समझता हूँ कल्याण कर्नाटक का सबसे पुराना कॉलेज है, जहाँ पर डिग्री कॉलेज था, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लड़कियाँ, हाँ, सब बच्चे पढ़ने आते थे वहाँ पर। तो वहाँ से कॉलेज जो है ना निकाल कर न्यू सिटी में सत्तगुड़ी स्कूल में ले जाया गया, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है जो 400 साल के करीब होने आ रही है। वहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, आज बीदर एमएलए साहब को भी सोचना चाहिए डेवलपिंग करना या नहीं करना, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी को भी सोचना चाहिए, जबकि प्राइम मिनिस्टर का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वहाँ पर जाकर देखिए 400 साल करीब होने आ रहा है जो बिल्डिंग को, वो बिल्डिंग के अंदर के जो छज्जे हैं, कई मीडिया चैनल्स वाले बताएं अब गिरते हैं। जहाँ से मैं पढ़कर आया हूँ, जो पीर फानी रहमतुल्लाह अलैह स्कूल है, जो मुस्लिम हॉस्टल में है, एडल्ट स्कूल है वो, जिसको जो है ना शहर के उस दौर के, मैं पहला स्टूडेंट था वहाँ पर एडमिशन लेने वाला स्कूल में, शहर के मौजूद शख्सियात मिलकर वो स्कूल की शुरुआत किए थे। वो स्कूल की इतनी खस्ता हालत है साहब, अंदर अगर लेकर जाएंगे तो आप जो है ना ये तस्वर करेंगे मुल्क आज़ाद होने के बाद भारत हमारा, तब भी वैसे स्कूल नहीं थे। उतना जो है ना गंदा माहौल मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं, किचन में जाएंगे गंदगी, बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, लाइट नहीं, बेंचेस नहीं वहाँ पर। आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? इसके खिलाफ मैं चैनल्स पे मीडिया के जरिए भी बोला हूँ, पर्सनली फ़ोन कर बीदर एमएलए रहीम खान साहब को भी बोला हूँ मैं। और जब गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में हमारे बीदर के एमपी सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर भगवत खोबा साहब मौजूद थे वहाँ पर, उनके पार्टी के लोग मौजूद थे, बीदर नॉर्थ एमएलए रहीम खान साहब मौजूद थे वहाँ पर, रहीम खान साहब की पार्टी के एमएलसी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे साहब। मैं लिख जाकर बताया, परसों एक प्रोग्राम में 2 महीने पहले रहीम खान साहब क्या बोले, स्कूल के लिए जो है ना मैं इतने करोड़ रुपए रखा हूँ, ये बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको तोड़कर नहीं बनाना बोलकर काम रुक रहा है साहब। जबकि आपको मालूम है बजट रखने के लिए, बजट रखे या ना रखे हमको तो प्रूफ नहीं है उसका, बजट आपको रखना है, मालूम ये है कि हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको रिपेयर किया जा सकता है, और बिल्डिंग तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं आप? वो हमारे आबा अजदाद की निशानियां हैं, वो 400 साल पुरानी बिल्डिंग ऐसी है, वो अभी 500 साल चल सकती है बिल्डिंग हो, लेकिन उसको तामीरी काम होना चाहिए। तो हमारा यही बोलना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे तनकीद करने से पहले तमाम कांग्रेस और अपना नाम नहाद सेकुलर पार्टी का यही कहना है कि मजलिस किसी के रहमो करम पर नहीं है। आप ये बोलेंगे कि मजलिस यहाँ आने से जो है ना फलां को नुकसान फलां को फ़ायदा। अभी मैं देखा, मुझे सोशल मीडिया पे सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब कमेंट किए, कर्नाटक में 7 एमएलए, मजलिस है तो 7 भी नहीं रहते, मजलिस और असद साहब आए तो यहाँ 7 भी नहीं रहते बोल रहे हैं। क्या अब मैं मेरी ज़बान अगर हैदराबादी हो जाएंगी तो लोगों की नींदें हराम हो जाती। मजलिस यहाँ पर असम्बली इलेक्शन के लिए ख़त्म भी नहीं रखी, तो आप 2018 में 6 एमएलए जीत कर लाते हैं, बाई इलेक्शन में बेंगलुरु से रिजवान अरशद साहब जीतते हैं। मजलिस यहाँ पर नहीं है तो आपकी ये हालत है। हाँ, इनको खौफ ये है मजलिस आ जाएंगे तो वो 6-7 का भी सफा हो जाएगा, क्योंकि उनकी सीटों पर ही मजलिस जीतेंगी बोलकर। अगर आप में उतना दम है तो यहाँ पे 12% से ज़्यादा यहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम रहते हैं, तो आप 12% की परसेंटेज के हिसाब से, जिस तरह से काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हमको 35 के करीब जो है ना एमएलए चाहिए कर्नाटक असेंबली में। हाँ, यहाँ पर देखिए यही कांग्रेस की सोच, गुलबर्गे से एक मुस्लिम एमपी जीत कर जाता था, रिजर्वेशन करा दिए। आज आज़ादी मुल्क जब भारत आज़ाद हुआ तभी एक मुस्लिम एमपी को कांग्रेस टिकट दी थी बीदर से। आज आज़ादी के 76 साल 75 साल होने आ रहे हैं साहब, आज तक बीदर से एक मुस्लिम एमपी कैंडिडेट नहीं दिए साहब। तो ये कांग्रेस की सोच है। अभी गुलबर्गे से जो है ना माइनॉरिटी स्टेट के प्रेसिडेंट जब्बार साहब बोले,
और गुलबर्गे में ये कांग्रेसियों की सोच देखिए साहब, कांग्रेस ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कोई मर्द एमएलए चाहिए। ये कनीस फातिमा मैडम, मैं जनाब मरहूम खमरुल इस्लाम साहब को सलाम करता हूँ, पार्टियों को उन्होंने नहीं देखते थे, अवाम की क़यादत करने के लिए कई पार्टियां छोड़ दिए वो, तो सलाम करता हूँ उनकी क़यादत को। मरहूम खमरुल इस्लाम साहब, मेराजुद्दीन पटेल साहब, सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब अवाम के लिए काम करें। तो मैं मैडम कनीस फातिमा के खिलाफ जो कांग्रेस की सोच है, इनको मर्द होना कहते, तो मैं पूछना चाहता हूँ लॉकडाउन में वो मर्द कहाँ थे जो कनीस फातिमा सबसे पहले निकले थे मैदान में? टिबल तलाक के टाइम पर कनीस फातिमा सबसे पहले निकले थे रोड पर। असम्बली में एक हिजाब पोश खातून कनीस फातिमा मैडम असम्बली में हिजाब पहनकर जा रहे हैं, तो ये कांग्रेसियों को हिजाब वाली जो है ना खातून पसंद नहीं है। जब हिजाब के टाइम पर जो है ना वही खातून एमएलए रोड पर थी। इनकी सोच देखिए आप, एक पूरे स्टेट में मुस्लिम खातून, हिजाब वाली खातून एमएलए कांग्रेसियों को पसंद नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग। और ये बात कर रहे थे सिटी प्रेसिडेंट, हाँ, इनको ने इनके बाप को भी जवाब दे सकते हैं हम, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बोल रहे थे कि हम सेकुलर पार्टी से हैं, तुम्हारा सेकुलरिज्म को जो है ना मेरे सदर ने कहा जूती पर रखता हूँ। मेरे सदर गुलबर्गे की सरजमीन पर ठहरकर कर्नाटक में कहे थे तुम्हारे ऐसे सेकुलरिज्म को जूती पर रखता हूँ, जो मुसलमानों पर जुल्म होते तो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। तो इंशाल्लाह वक्त आने पर इनके हर अल्फाज को जो है ना हम बयान करेंगे, इनका खिलाफ जो कहना है डंके की चोट पर कहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है। मुल्क में हम भारत में यहाँ पर रह रहे हैं तो बाई बर्थ भी है, बाई चॉइस भी है। ये कांग्रेसी जो मजलिस और मुसलमानों के खिलाफ जो बयान देते हैं, इसका जवाब आने वाले असेंबली इलेक्शन में कर्नाटक की सरजमीन से दिया जाएगा। आखिरी सवाल, क्या बिदर नॉर्थ से और बिदर साउथ से आपके कैंडिडेट्स होंगे? बिदर साउथ से आपका नाम, बिदर नॉर्थ से आतिफ अशर का नाम आगे चल रहा है, इस पर बोलिए कुछ। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये जो बाजा बजाते फिर रहे कांग्रेस वाले, बिदर साउथ में भी नॉर्थ में भी टिकट हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है। तो हमारी पार्टी का एक उसूल ये है, एक लॉ बना हुआ है, जब तक मेरी पार्टी के सदर कोई चीज़ का ऐलान नहीं करते तब तक हम तैयारी में हैं। जब सदर साहब बोलेंगे कूद जा, कूद जाएंगे, बैठ जा, बैठ जाएंगे। क्योंकि मेरे पार्टी के सदर ये कांग्रेसियों के कोई एमएलए एमपी से नहीं है। मेरे सदर जो है ना, जब भी बात करते हैं यही कांग्रेसियाँ अपने ऑफिस के डोर बंद कर सुनते हैं। यही कांग्रेसियाँ रदर पार्टी के लोग, अवैसी साहब आज बोल रहे हैं, और इनकी सोच देखिए आप, कुछ बोले तो भाईजान बोले, कुछ ना बोले तो अवैसी साहब जो है ना भारत में फला जगह दलितों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, मजलूमों पे जुल्म हो गया, अवैसी खामोश क्यों है? क्यों? ये कांग्रेसियों में उतना दम नहीं है। कांग्रेसी बीजेपी से डरते हैं, क्योंकि जो 70 साल ये लोग तबाह किए हैं भारत को, एक जो है ना जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। डंके की चोट पर कहता हूँ, ये जुल्म हो रहा है भारत में, ये देन कांग्रेसियों की है। तो हम इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं जो इलेक्शन ना लड़े। अब देखिए, गुज़िश्ता में हम लोकल बॉडी इलेक्शन लड़े हैं कर्नाटक के और भी हिस्सों में बिदर से हटकर, हमको कामयाबी मिली है। भले ही हमको कामयाबी जो है ना कम तादाद में मिली है, लेकिन शुरुआत तो हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 25-30-35 साल पहले यहाँ से असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी। वो बिदर में जो बुजुर्ग लोग हैं जानते हैं मजलिस उस टाइम पर हारने की वजह क्या थी। यही कांग्रेसियों जो है ना एक हवा फैला दिए थे। इंशाल्लाह मजलिस काम कर रही है, अवाम भी देख रही है। ये अपने आप को जो मर्द होना बोल रहे हैं ना, असेंबली में आवाज़ उठाने देते यही मर्दों को। तेलंगाना असेंबली में हमारे पार्टी का जब एक एमएलए ठहरकर बात करता है तो सीएम को भी सुनना पड़ता है। यहाँ पर जो कांग्रेसी अपने आप को मर्द होना, मर्द का एमएलए होना बोल रहे ना, इनको जो है ना इनके ऊपर दूसरे मर्दा हैं उनको बिठा देते हैं। तो मुसलमानों को जो है ना दबाने की साजिश चल रही है। ये जितने कांग्रेसी गुलबर्गा में बैठकर हमको मर्द होना बोल रहे ना, पहले ये लोग सियासी प्लेटफॉर्म पर मर्द बने। कनीस फातिमा एक हिजाबन खातून है। हम चाहे ताइन बनेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस की या कोई और पार्टी के जो है ना स्पोक पर्सन नहीं है, लेकिन एक हिजाबन औरत के खिलाफ जो खुद कांग्रेसी ठहरे हुए हैं तो हम वो बहन के साथ हैं। इतना कहते हुए मैं तमाम मीडिया के जो भाई हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद हैं, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिदर और कर्नाटक और पूरे भारत की आवाम से गुजारिश करता हूँ, अगर हम सियासी तौर पर
सही नुमाइंदों को चुनेंगे तो हमारे मसाइल भी होंगे, हमारा बीदर भी मजबूत होगा, हमारा कर्नाटक स्टेट भी मजबूत होगा, हमारा देश भारत भी मजबूत होगा। भारत को जोड़ने की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और भारत में भाईचारे की बात करती है। इतना कहते हुए मैं तमाम मीडिया चैनल के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका।